Hello students, it's chemistry time learning platform. Hi, I am Monica and today we will start our topic that is your stereoisomers. आपका ये टॉपिक 11th क्लास से स्टार्ट हो जाता है और आपका आगे नेट लेवल तक ये बहुत यूज होता है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या स्टीरियोआइसोमर्स में बहुत बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास आइसोमर्स जो होते हैं ना वो दो टाइप के होते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म और स्टीरियो आइसोमेरिज्म। हम दो टाइप के आइसोमेरिज्म को पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी अपलोड, उसमें हम आपको समझाऊंगी सारा, जिसमें आपके पास पोजिशनल फंक्शनल आइसोमेरिज्म पढ़ते हो, वैलेंस आइसोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, ये सारा पढ़ते हो आप उसके अंदर, ठीक है। और ये आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म मैंने क्यों लिया पहले टॉपिक, क्योंकि स्टीरियो आइसोमेरिज्म में बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, स्पेशली जब हम पढ़ते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंदर। मैंने आपको अपनी फर्स्ट वीडियो में प्रोजेक्शन फॉर्मूला के बारे में बताया था, थोड़ा सा वहां से हिंट दिया था मैंने आपको, तो वहां से ही आपका थोड़ा बहुत कन्फर्मस जब आप पढ़ते हो तो मैं यहाँ बताऊंगी एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले आपके पास स्टीरियो आइसोमर्स जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स के अंदर क्या होता है आपके पास, स्टीरियो मीन्स स्पेस, जो हम स्पेस में आइसोमर्स के बारे में पढ़ते हैं डेट इज योर स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। स्टीरियो मीन्स होता है स्पेस में, ठीक है। स्पेस में जो आइसोमर्स की अरेंजमेंट होगी, मीन्स दो आइसोमर्स ऐसे होंगे जिनकी स्पेस में अरेंजमेंट अलग होगी, उसे हम क्या कहेंगे, ऐसे आइसोमर्स जिनकी स्पेस में मतलब स्पेशल अरेंजमेंट जो होगी एटम्स की या फिर ग्रुप्स की डेट आर डिफरेंट, दीज आर नोन एज योर स्टीरियो आइसोमर्स। देखिए यहाँ पर सिंपल से डेफिनेशन करना, वैसे तो आपकी बुक्स में लिखा रहता है जिसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम रहता है, बट जो स्पेशल मतलब स्पेस में अरेंजमेंट होती है ग्रुप्स और एटम्स की वो डिफरेंट होती है, दीज आर कॉल्ड स्टीरियो आइसोमर्स। बट सेम चीज एक ध्यान रखना माइंड में, जहां पर कनेक्टिविटी जो होती है एटम्स की वो सेम होती है, बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप्स इन स्पेस आर डिफरेंट, इज नोन एज योर स्टीरियो आइसोमर्स। मैंने क्या कहा, मतलब यहां पर क्या लिखना, अभी मैं आपको समझाऊंगी। कनेक्टिविटी जो होती है एटम्स की या फिर ग्रुप्स की वो आपकी क्या रहती है, सेम रहती है, ठीक। बट यानी कि यहां पर आप कह सकते हो कनेक्टिविटी एटम्स और ग्रुप्स की सेम रहती है, लेकिन बट अरेंजमेंट इन स्पेस, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स कनेक्टिविटी तो सेम रहती है, लेकिन उनकी अरेंजमेंट जो होती है मतलब स्पेस में जो अरेंजमेंट होगी ग्रुप्स की वो डिफरेंट होगी, आर डिफरेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं एग्जांपल भी आपको पूरा करवाऊंगी, ठीक है। एक्चुअली हमारे पास स्टीरियो आइसोमर्स होते हैं, जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं आपका, जैसे मैं एग्जांपल लूं, दिस इज योर क्लोरीन, ठीक है, this is your hydrogen, this is your chlorine, this is your hydrogen, this is your chlorine, this is your chlorine, this is your hydrogen, this is your hydrogen, ठीक है। अब देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैंने दो लिया फॉर्मेट, ठीक है। ये फर्स्ट है आपके पास, दिस वन इज योर सेकेंड, फाइन। अब यहाँ देखो इस कार्बन के ऊपर, ठीक है, मैं स्टीरियो आइसोमर्स में क्यों काउंट कर रही हूँ इसको, क्योंकि ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हम पढ़ेंगे सारा कि क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ये चलिए ज्योमेट्रिकल आइसोमर आपके सिस और ट्रांस, ठीक है। ये है आपके पास सिस क्योंकि सेम साइड में ग्रुप है, ये है ट्रांस। अब देखो यहाँ पर ध्यान से इस कार्बन एटम के, अब देखो इस कार्बन के अराउंड क्लोरीन और हाइड्रोजन, ठीक, और इसी कार्बन के अराउंड हाइड्रोजन और क्लोरीन, यानी कनेक्टिविटी सेम है। मतलब ये जो मेरे एटम्स लगे हुए हैं ना क्लोरीन और हाइड्रोजन, इस पर भी क्लोरीन और हाइड्रोजन लगा हुआ, मतलब कनेक्टिविटी जो है ना एटम्स की और ग्रुप्स की वो सेम है। ग्रुप तो नहीं, यहाँ पे एटम है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पे भी क्लोरीन, इस कार्बन पे देखो क्लोरीन हाइड्रोजन, इस कार्बन पे देखो क्लोरीन हाइड्रोजन, मतलब कनेक्टिविटी तो सेम। और दूसरी बात स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम है।
देखो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कैसे सेम है, C2H2Cl2, दिस इज ऑल्सो C2H2Cl2, ठीक है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम हो गया इनका, फाइन, कनेक्टिविटी भी सेम हो गई, लेकिन देखो मतलब एक कार्बन में कनेक्टिविटी सेम है इसी पर और इस पर ये भी सेम है, लेकिन ये देखो कि स्पेस में इनकी अरेंजमेंट अलग है। यहाँ देखो, यहाँ क्लोरीन क्लोरीन दोनों दूसरे के अपोजिट हैं, जबकि यहाँ क्लोरीन दोनों दूसरे के क्या है, स्पेस में एक ही डायरेक्शन में, जबकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है स्पेस में क्लोरीन, है ना। इसी तरीके से ये दो हाइड्रोजन अपोजिट डायरेक्शन में है और ये दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में। इसका मतलब दिस इज ऑस्टेज, दिस इज ट्रांस। बाद में बताऊंगी क्या क्या होता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, ठीक है, पूरा पढ़ेंगे, बट एग्जांपल दिया सिंपल। मतलब स्ट्रक्चरल फॉर्मूला भी सेम है, कनेक्टिविटी एटम्स की सेम है, लेकिन डिफरेंस कहां पर आ गया वो देखो, डिफरेंस कहां है, अरेंजमेंट अलग अलग हो गई स्पेस में, 3D में, क्योंकि हम 3D पढ़ रहे हैं यहाँ पे। ये हमेशा जो स्टीरियोआइसोमर्स होते हैं ना 3D के अंदर बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो इस स्पेस में जो है ना ये अलग हो गया बिल्कुल इनका अरेंजमेंट, फाइन। तो अब देखो यहाँ पर इनकी डेफिनेशंस क्या क्या बनती है वो हम स्टडी करेंगे। बताओ, यहाँ मैंने एक और आइसोमर ले लिया, अब ये बताओ क्या ये इनसे क्या, अब देखो ये भी क्या है, C2H2Cl2, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला तो सेम है, लेकिन अब बताओ कनेक्टिविटी सेम है। देखो इस कार्बन पे 2 क्लोरीन लगे, जबकि इन कार्बन पे एक हाइड्रोजन क्लोरीन था, तो यहाँ की ये जो कनेक्टिविटी है डिफरेंट हो गई। तो सबसे मेन आपको क्या पार्ट देखना है, कनेक्टिविटी ऑफ एटम्स एंड ग्रुप्स, वो सेम होना चाहिए। समझ में आ रही है, कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर इसी की तरह कोई आइडेंटिकल आ गया तो कनेक्टिविटी तो सेम हो गई, लेकिन आपने ये भी देखना है कि अरेंजमेंट जो है वो क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। दो कंडीशन बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है, क्योंकि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला सेम हो भी सकता है, लेकिन कनेक्टिविटी बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, अरेंजमेंट देखनी है कि अरेंजमेंट स्पेस में अलग है कि सेम है। स्पेस में अरेंजमेंट अलग होनी चाहिए, कनेक्टिविटी सेम होनी चाहिए एटम्स की, फाइन। ये सब दो कंडीशन है स्टीरियोआइसोमरिज्म को फुलफिल करती हैं, फाइन। अब मैं आपको बताती हूँ स्टीरियोआइसोमर्स जो होते हैं ना आपके बेटा, वो दो टाइप के होते हैं, आपके कन्फर्मर्स एंड कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, फाइन। तो वो उन दोनों के बारे में हम 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे डिफरेंस क्या क्या है इन दोनों में, फिर हम इनके आगे डिस्कस करेंगे फर्दर, ठीक है। कितने टाइप के होते हैं आपके स्टीरियोआइसोमर्स, 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से बताए मैंने, फर्स्ट वन इज योर कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। फर्स्ट वन इज योर कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, सेकेंड वन इज योर, दूसरा कौन सा होगा आपके पास, कन्फर्मर्स, जिसे हम बोलते हैं रोटामर्स, रोटेशनल आइसोमर्स, रोटेशनल आइसोमर्स, ठीक है। जो मैंने आपको बताया था ना स्टैगर्ड इक्लिप्स्ड के बारे में, ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, वो आपके कन्फर्मर्स के अंदर आएगा, ठीक है। वो हम समझेंगे कैसे है। कॉन्फिगरेशन आइसोमर्स में आपके पास 2 टाइप्स है, कौन कौन से हैं, ज्योमेट्रिकल एंड नेक्स्ट वन इज योर ऑप्टिकल, ठीक है। 2 टाइप्स का जो हम पढ़ेंगे आगे फर्दर। और कन्फर्मर्स में हम पढ़ेंगे जैसे रोटामर्स है, रोटेशनल आइसोमर्स है, तीनों नाम है, इससे कोई भी नाम, मैक्सिमम ना कई बार एक IIT में क्वेश्चन आया था उसमें रोटामर्स के बारे में पूछा गया था, ठीक है। तो रोटामर्स से कंफ्यूज मत होना, एक्चुअली कन्फर्मर्स के बारे में ही पूछा गया है वहां पर, फाइन। तो कन्फर्मर्स कौन कौन सी होती हैं आपके पास, वैसे तो बहुत सारी होंगी, लेकिन हम 2 के बारे में मेन पढ़ते हैं, इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड के बारे में। गॉच होती है, स्क्यू गॉच भी होती है आपके पास, एंटी भी होती है, ठीक है। वो डिपेंड करता है, हम बाद में स्टडी करेंगे, लेकिन मेन आपकी 2 ही आती है जो 11th क्लास में आती है, ठीक है। तो कौन कौन सी है, मेनली इनफाइनाइट लिख लो यहाँ पे, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट कन्फर्मर्स हो सकती हैं, पर मेन हम जो पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं इक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, ठीक है। लेकिन आपको देखने को मिलेगा एंटी भी, गॉच भी, ठीक है। हम सबके बारे में आपको बता दूंगी मैं इसमें 1 बाय 1, ठीक है। ये ऑलरेडी हम स्टडी कर चुके हैं फर्स्ट वीडियो में। अब देखो यहाँ पर क्या है, इनको हम कैसे डिफरेंशिएट करेंगे वो समझते हैं, क्योंकि बच्चों को ना डिफिकल्टी बहुत होती है कैसे हम इसको डिफरेंशिएट करें। देखिए ये देखो ध्यान से, कॉन्फिगरेशन में हम क्या करते हैं, देखो आपको क्या करना होता है, ये दिस इज योर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये एक आपके पास कार्बन है,
सेंटर वाला ब्लैक कार्बन, और बाकी सारे आपके क्या हाइड्रोजन एटम्स है सराउंडिंग, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, अगर मैं किसी भी दो को पकड़ लो इसमें, क्योंकि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आपके पास ना, यहाँ से हम डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करते हैं इनको, ठीक है, वन बाय वन। फर्स्ट आपके पास देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है। देखो यहाँ पर आपके पास क्या होता है, दो तो प्लेन में होते हैं, कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हो। आपको क्या करना है, एक आपको दिस इज योर कार्बन, ठीक है, बीच में क्या कार्बन है, बाकी सराउंडिंग में आपके पास हाइड्रोजन है, और ये कैसा होता है sp3, जिसका एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। 1874 से पहले ना, 1874 से पहले ये जो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर ना कार्बन का, इसको 2D में हम देखते थे, पहले 2D में रिप्रेजेंट किया जाता था। बट जब देखा गया एक्चुअली में इसका स्ट्रक्चर जो है, इसके बाद जब हम 1874 के बाद देखा गया कि इसका स्ट्रक्चर तो क्या निकला आपका टेट्राहेड्रल, मतलब कि कैसे, देखो यहाँ पर क्या था ना, कोई भी दो ले लेती हूँ मैं, ठीक है, कोई भी निकालोगे कैसे भी निकल जाएगा। अब यहाँ देखो, ये आपके पास दो प्लेन में है, देखो ध्यान से, ये आपके पास दो प्लेन में है, ठीक है, मतलब ये वाले दो हाइड्रोजन प्लेन में मैंने पकड़ लिया, इनको फिक्स कर दिया। अब ये जो है ना, एक आपके टुवर्ड्स है, एक आपसे दूर है, दिख रहा है, एक आपके टुवर्ड्स है, आपके पास टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, एंड दिस इज योर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, फाइन। अब देखो यहाँ पर क्या है ना, जो ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है ना, इसको मैंने इससे रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। इसको देखो, जो आपके ये जो आपके टुवर्ड्स होता है ना, इसको बोलते हैं सॉलिड बॉन्ड बोलते हैं, या फिर वेज बोल, जब हम फ्लाइंग वेज प्रोजेक्शन पढ़ेंगे ना तब पता चलेगा आपको, ठीक है। मैं आपको पहले बता देती हूँ, जो टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होता है ना, उसको सॉलिड बॉन्ड से दिखाया जाता है। देखो ब्लैक है ना, पूरा सॉलिड से दिखा रखा है मैंने, इसको कहा जाता है सॉलिड बॉन्ड, या फिर इसको कहा जाता है वेज, ठीक है। और जो ये अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर है ना, मतलब आपसे दूर, दिस इज योर टुवर्ड्स यू एंड दिस इज अवे, ठीक है, इसको कहा जाता है डैश बॉन्ड बोला जाता है, या फिर इसको कहा जाता है डॉटेड बॉन्ड, ठीक। ये थोड़ा ध्यान रखना, जो डॉटेड वाला पोर्शन आता है ना, वो अवे के लिए रिप्रेजेंट होता है, मतलब दूर के लिए रिप्रेजेंट होता है डॉटेड वाला, दिस इज फॉर डैश सॉलिड बॉन्ड, ठीक है, इतना समझ आया। अब क्या होता है ना, इसमें हमेशा जो कॉन्फ़िगरेशनल होता है ना, हमेशा एक चीज ध्यान रखना है इसमें, कि दो को फिक्स किया जाता है, ठीक है, मतलब क्योंकि आपको हर जगह हाइड्रोकार्बन मिलेगा, कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड मिलना है, तो इसलिए हम सिर्फ इसी को स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। इन दो को मैंने फिक्स कर लिया, ठीक है, प्लेन में, इसको पकड़ लो, फिक्स हो गया। किसी को भी दो को फिक्स कर सकते हो, आपको जरूरी नहीं कि मैंने इसी को फिक्स किया, किसी भी दो को फिक्स कर लो। अब मुझे ये बताओ, इन दोनों को, जो ये दो हाइड्रोजन एटम्स हैं, क्या इनको, मतलब इनको फिक्स कर दो, जो दो नीचे वाले फिक्स है, इनको नहीं हिलाना आपको, अब ये तो फिक्स हो गए, मतलब मैंने क्या कर दिया, इन दो हाइड्रोजन को फिक्स कर लिया, पकड़ के रख लिया। तो एक बात बताओ, इनको फिक्स करने के बाद क्या ऊपर वाले जो दो ये हाइड्रोजन एटम्स हैं, इनको आप एक दूसरे से एक्सचेंज कर सकते हो? नहीं कर सकते। करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्सचेंज करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ से ये ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ से ये ब्रेक करना पड़ेगा, यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, यहाँ से इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ेगी, ऐसे करना पड़ेगा। मतलब सॉरी, जैसे मेरे टू हैंड्स हैं, ठीक है, अब मैं फिक्स हूँ यहाँ पर, मैंने कहने का मतलब ये चीज फिक्स थी ना, मैं फिक्स हूँ। अब यहाँ पर जो टू हैंड्स है ना मेरे, क्या ये हैंड को मैं यहाँ पर लगा सकती हूँ? नहीं। तो वही सेम सिचुएशन है कि इसको तोड़ना ही पड़ेगा जब इसको एक्सचेंज करना होगा तब, ठीक है। तो यानी कि मैं ये कह सकती हूँ कि ये जो होते हैं, इसका मतलब ये कह सकती हूँ दे आर नॉन इंटरकन्वर्टेबल, मतलब कि एक आइसोमर को दूसरे आइसोमर में चेंज करने के लिए मुझे बॉन्ड्स को ब्रेक करना पड़ेगा। इतना इजी नहीं है उसको इंटरकन्वर्ट करना, पहला पॉइंट, ठीक है। दो को फिक्स करो, दो को एक्सचेंज करो, कैसे कर सकते हो, तोड़कर ही कर सकते हो, बिना तोड़े तो वो एक दूसरे, हाँ मैं ऐसे करती तो हो जाते, लेकिन मुझे घुमाना ही नहीं है, मुझे तो फिक्स रखना है इन दो पोजीशंस को। तो ये कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर की सबसे पहली कंडीशन होती है कि दे आर नॉन इंटरकन्वर्टेबल। आप उसको इंटरकन्वर्ट नहीं कर सकते, चाहे कोई भी, चाहे ज्योमेट्रिकल आ जाए तो भी इंटरकन्वर्जन नहीं होगा, ऑप्टिकल आ जाए तो भी इंटरकन्वर्जन नहीं होता। तो इसका मतलब इनमें इंटरकन्वर्जन पॉसिबल नहीं होता, क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन आइसोमर दोनों है, जो हम आगे पूरा डिटेल में स्टडी करेंगे इनको कैसे कहाँ पर होता है,
ठीक है। तो वहां पर ये चीजें फॉलो होगी। ये सिंपल सा एग्जांपल लेके समझाया जाता है कि ये इंटर कन्वर्ट नहीं हो पाते, चाहे ये डबल बॉन्ड के फॉर्म में हो या फिर ऑप्टिकल के फॉर्म में हो, ठीक है, क्योंकि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिकल में ही आते हैं, ज्योमेट्रिकल डबल बॉन्ड में आता है आपका। तो देखो यहाँ पर पहला तो क्या लिखेंगे, दे आर नॉट इंटर कन्वर्टिबल, मतलब इन्हें हम दो आइसोमर दे दिए कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर्स, वो इंटर कन्वर्ट नहीं होंगे। जैसे मैंने बताया था सिस ट्रांस को अगर आपको इंटर कन्वर्ट करना है तो ब्रेक करना पड़ेगा बॉन्ड को। इंटर कन्वर्ट हो तो जाएंगे, पर कैसे होंगे, बॉन्ड ब्रेक करके। जैसे इस हैंड को यहां लगाने के लिए इसको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी यहां पर अटैच होगा, है ना। तो बॉन्ड ब्रेक करके ही हो सकते हैं। अब यहाँ देखते हैं यहाँ क्या होता है। कन्फर्मर्स के अंदर क्या होता है, हमेशा देखो, जब मैंने आपको समझाया था, आपको बताऊंगी मैं, सोहर्स मैंने समझाया था ना आपको, तो उसी का बेसिक ले लेते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ दो फिक्स करने होते हैं हमेशा, यहाँ क्या करना होता है, एक फिक्स करना होता है, ठीक। तो यहाँ क्या लिखोगे, 2 फिक्स करने पड़े थे मुझे, 2 बॉन्ड्स फिक्स, ठीक है। यहाँ पर 1 बॉन्ड फिक्स करो, कैसे देखो दिखाती हूँ। टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल में समझ लेते हैं। कोई भी बॉन्ड उठा लो, मैंने ये बॉन्ड फिक्स कर दिया, ठीक। अब मैंने यहां से इसको पकड़ लिया, एक बॉन्ड फिक्स हो गया। अब क्या करूंगी, मैं इसको रोटेट करना स्टार्ट करूंगी। देखो यहाँ पर अब इसको 190 डिग्री 8 मत समझना, क्योंकि ये फिक्स हो चुका है। ये लगा लो, ये है ही नहीं, फिक्स हो चुका है बिल्कुल। लगा लो जैसे ये पीछे है, फिक्स है बिल्कुल। और ये सिंपल ऐसे, जैसे आपका BF3 मॉलिक्यूल BH3 मॉलिक्यूल होते हैं, तो कितने एंगल का रहेगा, 120, क्योंकि हमने इसको माना ही नहीं कुछ भी। तो ये फिक्स हो गया, मतलब ये चीज फिक्स है तो कांस्टेंट है, इसको तो मानो ही मतलब, ठीक है। तो ये फिक्स हो गई टेट्राहेड्रल में ही। तो अब मुझे ये बताओ, क्या ये रोटेट नहीं होगा, सिंगल बॉन्ड है ना, एक फिक्स करते ही रोटेट होना स्टार्ट हो गया। देखो अब मैंने क्या बताया, ये वाला फिक्स कर दिया, ये हाइड्रोजन थे यहाँ पर, ये वाला फिक्स कर दिया 1 बॉन्ड, ठीक। फिक्स करते ही सिग्मा बॉन्ड के अलोंग, ये सिग्मा बॉन्ड है ना, देखो ये सिग्मा बॉन्ड था, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग रोटेशन पॉसिबल। जैसे हमने सोहर्स में बताया था मैंने आपको, वो क्या होता है, कन्फर्मर होता है ना, तो ये कन्फर्मर वाले कैटेगरी में आता है, ठीक है। सारी कन्फर्मर्स, तो उनको रोटेट आप कर सकते हो। देखो यहाँ पर रोटेशन पॉसिबल है इजिली, और रोटेशन पॉसिबल है मतलब आपको यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करना भी नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं। तो ये वाली जो होता है ना, एक्चुअली इसके जो एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है वो बहुत कम होती है, वो मैं बताऊंगी कितना क्या है, एक बार आप इसको समझ लो सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, इन तीनों, ये तीनों क्या करेंगे, इजिली रोटेट होंगे, इसलिए इनका नाम क्या रख दिया, रोटेशनल आइसोमर्स। रोटामर्स का मतलब क्या, रोटेशन होना, तो इजीली रोटेशन होती, इसलिए इनका नाम रोटामर्स या फिर रोटेशनल आइसोमर्स पड़ा, ठीक है। उसी को कन्फर्मर्स बोलते हैं। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, अगर मैं फर्स्ट पॉइंट लिखूं इसका, देखो यहाँ पर दे आर नॉट इंटर कन्वर्टिबल। अब मुझे ये बताओ, देखो मैंने आपको समझाया था इक्लिप्स स्टैगर्ड के बारे में, मैंने आपको इसलिए समझा था कि मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट अप्लाई करवा सकूं। देखो यहाँ पर क्या था ना, मैंने आपको समझाया था फर्स्ट वीडियो में, देख लेना आप, हमने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया था। देखो ये इक्लिप्स है, ये स्टैगर्ड है, ये इक्लिप्स है, ये स्टैगर्ड है। अब पता है क्या होता है, यहाँ पर इक्लिप्स के बाद मान लो मैंने थोड़ा सा डिग्री हटाया, मतलब ये रोटेशन तो बहुत है, इन्फिनिटी कितनी भी रोटेशन कर सकते हो आप, लेकिन मैंने माना कौन सी, जो सबसे ज्यादा स्टेबल है, यानी इक्लिप्स, और सबसे ज्यादा अनस्टेबल, यस, सबसे ज्यादा स्टेबल स्टैगर्ड और सबसे ज्यादा अनस्टेबल इक्लिप्स। तो दो को हम लेकर चले थे, बट बहुत सारे रोटेशन पॉसिबल होती है, यानी कि इनफाइनाइट रोटेशंस पॉसिबल, इनफाइनाइट रोटेशंस पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या इनफाइनाइट रोटेशंस पॉसिबल होती है। दो मेन पड़ी थी, स्टैगर्ड और इक्लिप्स। स्टैगर्ड अपने पड़ी थी जो 60 डिग्री के ऊपर होती है, थीटा 6 में डायहेड्रल एंगल 60 डिग्री होता है। इक्लिप्स में आपके पास थीटा कितना होता है, 0 डिग्री होता है, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे थोड़ा बहुत, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, अब मुझे ये बताओ, सिग्मा बॉन्ड के अलोंग आसानी से क्या हो रहा है, इक्लिप्स स्टैगर्ड में बदल रही है, स्टैगर्ड इक्लिप्स में जा रही है, ठीक। एंटी भी होता है, एंटी होता है आपका ये, जब दो लार्ज ग्रुप 180 डिग्री पे आ जाते हैं तब एंटी हो जाता है, सिंपल, क्योंकि 180 डिग्री एंगल बन जाता है, ठीक है, ठीक है। गॉज क्या होता है, गॉज सिंपली क्या होता है, गॉज भी आपके पास जब दो बड़े ग्रुप्स जो होते हैं 60 डिग्री पे होते हैं तब गॉज कन्फर्मेशन हो जाती है आपकी, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारी कन्फर्मेशन होंगी आपकी। एंटी तो 180 डिग्री पर हो जाती है जब डायहेड्रल एंगल 180 डिग्री, यानी कि
जो लार्ज बल्कि ग्रुप्स होते हैं वो अगर 180 डिग्री पर है एक दूसरे से, जैसे मैं बोलूं इसी तरीके से, देखो ये है, दिस इज योर स्टैगर्ड है ना, ये 60 डिग्री पे है सारे एक दूसरे से, लेकिन ये बल्कि ग्रुप्स जो फ्रंट वाला कार्बन और बैक वाला कार्बन, अगर ये बल्कि ग्रुप्स 180 डिग्री पे हैं, देखो ये 180 डिग्री दिख रहा है आपको, 180 डिग्री है ये, ठीक है। अगर मैं इनको चिपका दूं ऐसे तो ये 180 डिग्री बनेगा ना, जैसे फ्रंट वाले कार्बन पे ये, बैक वाले कार्बन, तो ये दोनों क्या है 180 डिग्री, ठीक है। जो बल्कि ग्रुप्स होंगे उसे हम कहेंगे एंटी कॉन्फिगरेशन, ठीक है, कन्फर्मेशन। अब ये हो गया। अब इसे कॉन्फिगरेशन मत बोल देना गलती से, कॉन्फिगरेशन मैंने समझा दिया है, अलग होता है, कन्फर्मर बिल्कुल अलग होता है उससे। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, दे आर कन्वर्टिबल, दे आर इंटर कन्वर्टिबल, ठीक है। अब यहां पर क्या होता है, दूसरा पॉइंट लिखो। अब मुझे ये बताओ, अगर ये इंटर कन्वर्ट नहीं हो सकते, मतलब जैसे सिस है ट्रांस है, एग्जाम्पल के लिए लेते हैं, सिस और ट्रांस उसको अलग अलग हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये सिस है ये ट्रांस है, क्योंकि ब्रेक हो ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर तो क्या है, इन्फिनिट रोटेशंस हो रहे हैं, हमें पता नहीं चल रहा है कि कितने टाइम, क्योंकि थोड़ी सी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। देखो थोड़ी सी एनर्जी दी, हल्का सा ट्विस्ट हुआ, थोड़ी सी एनर्जी हल्का ट्विस्ट, मतलब बहुत कम एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इन्फिनिट रोटेशन को पॉसिबल करवाने के लिए। लेकिन यहाँ पर तो क्या, ये वाली कन्फर्मेशन में क्या करना पड़ेगा, मतलब हमें बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए एनर्जी की जरूरत होगी, वो एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। बैरियर, हाई एनर्जी बैरियर फॉर इंटर कन्वर्जन, और यहां पर स्मॉल एनर्जी बैरियर फॉर इंटर कन्वर्जन, यानी कि मुझे, इसका मतलब क्या है, स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट वन कन्फर्मर टू दी अदर, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, मोर अमाउंट ऑफ, हाई एनर्जी बैरियर का मतलब मोर अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, मतलब इंटर कन्वर्जन के लिए सिस को ट्रांस से बदलना है तो ब्रेक बॉन्ड करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल दे देती हूँ, देखो पढ़ा था ना इस तरीके से, यहाँ Cl था, यहाँ Cl था, यहाँ S था, दिस इज योर ट्रांस और दिस इज योर सिस, ठीक है। तो इसको क्या करना था, देखो यहाँ पर ये ना इस तरीके से पाई बॉन्ड कैसे बना हुआ है, इनकी ओवरलैपिंग से बना हुआ है ये पाई बॉन्ड, ठीक है। और ये पाई बॉन्ड इनकी ओवरलैपिंग से, ये पाई बॉन्ड हटा देना, और ऐसे अगर आपने लोब्स दिखाए तो ये पाई बॉन्ड नहीं दिखाओगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये जो पाई बॉन्ड बना हुआ कैसे बना हुआ है, इनकी ओवरलैपिंग से बना हुआ है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इस पाई बॉन्ड को, ये देखो जैसे आपके पास मैंने एग्जांपल ले लिया, मान लो ये दो क्लोरीन है, सिस वाली है, और ये दो हाइड्रोजन, ठीक है, और ये वाला आपका पाई बॉन्ड है, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं इसको चेंज कर, यहाँ ये पाई बॉन्ड बना हुआ ऊपर, ठीक है, दिस इज योर सिग्मा बॉन्ड, दिस इज योर पाई बॉन्ड, अगर मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगी तो क्या इनकी ओवरलैपिंग अब रह पाएगी, नहीं रह पाएगी, इसका मतलब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो अब क्या है, सिस ट्रांस में बदलने के लिए हमें बॉन्ड ब्रेक करना पड़ता है, और बॉन्ड ब्रेक करने के लिए ज्यादा अमाउंट में एनर्जी रिक्वायरमेंट होती है, तो इसलिए इंटर कन्वर्ट नहीं हो पाते, ठीक है। अब दूसरी बात देखो, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर अब ये वाले जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएंगे, मतलब कि अभी तो ओवरलैप क्या था, 100% ओवरलैप था, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, 0 ओवरलैप, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर पॉसिबल नहीं होता बॉन्ड ब्रेकिंग, ठीक है। अब इसको कैसे बोलोगे, अगर इंटर कन्वर्टिबल नहीं होता, लेकिन अगर मैं इसको बोलूं कि जनरेट करना, तो कैसे करूंगी, जनरेट ड्यू टू बॉन्ड ब्रेकिंग, मतलब जैसे कोई पूछे कि लेकिन आपको जनरेट करना है, सिस से ट्रांसफर बनाना, ट्रांस से सिस बनाना, तो कैसे बनाओगे, आपको लिखना है बिकॉज ड्यू टू द बॉन्ड ब्रेकिंग से ही आप वो कन्वर्जन कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, क्या हम इनको आइसोलेट किसको कर सकते हैं, यहाँ देखो इसको आइसोलेट करना डिफिकल्ट है, क्यों, इतनी सारी रोटेशंस होती हैं, फटाफट रूम टेम्परेचर के ऊपर भी इतनी फटाफट रोटेशंस हो रही हैं, आप उसको बता नहीं सकते कौन सी कहां पर हो रही है, इसलिए सिर्फ हम दो ही पढ़ते हैं, जो मैक्सिमम कौन सी होती है, एक्लिप्स्ड और स्टैगर्ड, जिसको हम देख पाते हैं, बाकी कंफर्मेशन हमें बहुत कम पता चलती है, 4 तो फिर भी पढ़ लेते हैं हम, लेकिन कुछ तो हमें पता ही नहीं चलती कौन सी आई कौन सी नहीं आई। इसका मतलब क्या, इनफाइनाइट रोटेशंस में से हम थोड़ी बहुत ही पढ़ पाते हैं, इसलिए इनका आइसोलेशन डिफिकल्ट है, मतलब दीज कांट बी आइसोलेबल, मतलब ये आइसोलेबल नहीं होती, these are non आइसोलेबल क्या होते हैं, जिनको आइसोलेबल मतलब आइसोलेटेड,
तो हम इनको आइसोलेट नहीं कर सकते। आइसोलेट करने के लिए कुछ टाइम किसी चीज को रुकना होता है, तभी हम उसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो रुक ही नहीं रही, इतनी सारी रोटेशन हो रही है, इनको आइसोलेट करना डिफिकल्ट है। लेकिन इनको आइसोलेट करना ईजी है, क्योंकि सिस अलग है, ट्रांस अलग है, हमको आराम से देख सकते हो। इतनी एनर्जी आपके रूम टेम्परेचर पर अवेलेबल ही नहीं होती कि वो फटाफट से रोटेट कर जाए और कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो इसलिए इंटर कन्वर्टिबल ही नहीं, इसलिए इसलिए हम इसको आइसोलेट इजिली कर सकते हैं। तो इसमें लिख देना दीज कैन बी इट, दीज आर आइसोलेबल, मीन्स आइसोलेट हम इसे कर सकते हैं, ठीक। और ये वाली क्या होगी, थर्ड पॉइंट, दीज आर मतलब कन्फर्मर्स आर नॉन आइसोलेबल, ठीक। अब इसमें मैंने आपको बताया था, इसके अंदर जैसे कि मैंने आपको ये चीज ऑलरेडी बता दी थी न्यूमैन प्रोजेक्शन के अंदर, ठीक है। ये वाला क्या है, ए बी सी डी ई एफ, दिस इज योर ए बी सी, कोई भी ग्रुप हो सकते हैं, आप लगा भी सकते हो, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो न्यूमैन प्रोजेक्शन है, दिस वन इज योर एक्लिप्स। मैंने आपको बताया था ना एक्लिप्स में क्या क्या होता है, देखो इन दो बॉन्ड्स के बीच में, यहाँ देखो दिस इज योर एक्लिप्स, दो बॉन्ड्स के बीच में कौन सा स्ट्रेन बताया था, याद आपको। एक्लिप्स के अंदर मैंने आपको बताया था इन बॉन्ड्स के बीच में जो एक आगे है और एक पीछे है, इन दो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कौन सा रिपल्शन आपका, टॉर्शनल स्ट्रेन बताया था ना, टॉर्शनल स्ट्रेन। और ये वाला क्या होता है आपके पास, यहाँ पर एंगल क्या होता है, थीटा, जो एक के पीछे एक है तो 0 डिग्री एंगल बता चुकी हूँ ऑलरेडी, थीटा 0 है, यहाँ पर थीटा कितना है 60 डिग्री। देखो यहाँ पर दिस इज योर 60 डिग्री, ठीक। आगे पीछे वाले इसमें और इसमें 60 डिग्री का डिफरेंस है, ठीक है। तो इसमें क्या है, टॉर्शनल स्ट्रेन है, इसमें टॉर्शनल स्ट्रेन नहीं, टॉर्शनल स्ट्रेन से रिलीफ है, क्यों, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स जो है दूर दूर है, ठीक। यहाँ पर क्या है, स्टेरिक स्ट्रेन भी, क्योंकि मान लो अगर ये ग्रुप्स बड़े हुए तो वहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस भी आएगी, स्टेरिक स्ट्रेन भी आएगी, बट यहाँ पर स्टेरिक स्ट्रेन भी नहीं है। तो ये जो तीन चीजें ना, डायहेड्रल एंगल हो गया, स्टेरिक स्ट्रेन हो गया और टॉर्शनल स्ट्रेन, इनकी वजह से क्या होता है, एक्लिप्स कम स्टेबल होती है और जो स्टैगर्ड है वो ज्यादा स्टेबल होती है, स्टैगर्ड, दिस इज एक्लिप्स्ड। और अब देखो ये एक्चुअली चेंज क्यों हो रहे हैं, क्योंकि हम कन्फर्मर्स जो होते हैं ना, ये भी कन्फर्मर है, ये भी कन्फर्मर स्टेबिलिटी गेन करने के लिए क्या करते हैं, अपने आप को चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे एक्लिप्स स्टेबल नहीं है तो स्टेबिलिटी की तरफ वो मूव करे, किसकी तरफ मूव करेगी, स्टैगर्ड की तरफ, ठीक है। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये इंटरचेंज होते रहते हैं। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखना, जैसे ये आपको मैंने इथेन मॉलिक्यूल ले रखा है, क्योंकि सेम है ना आइटम्स, हाइड्रोजन आइटम स्मॉल स्मॉल लगे हुए हैं, तो दिस इज योर इथेन। जो आपके पास इथेन होता है ना, इथेन में लिख लो 12.55 किलो जूल पर मोल की एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है इक्लिप्स से स्टैगर्ड में चेंज करने के लिए। जैसे मैं बोलूं, देखो ये ना एनर्जी है, दिस इज योर डायहेड्रल एंगल, ठीक है। अब यहाँ पर क्या देखो, दिस इज योर 0 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, दिस इज योर 180 डिग्री, आगे आपका चलता जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 0 डिग्री, कहाँ पर है 0 डिग्री आपका, इक्लिप्स्ड में, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी होगी, इक्लिप्स्ड, फाइन। 60 डिग्री पर यहाँ मान लेते हैं आपकी एनर्जी 0 है, ठीक है। तो 0 से पोटेंशियल एनर्जी ड्रॉ करेंगे हम, तो 0 से ड्रॉ करेंगे। अब देखो एनर्जी का डिफरेंस देखना है हमको, इक्लिप्स से आया स्टैगर्ड, स्टैगर्ड कहाँ है 60 डिग्री पे, यहाँ कौन सी मिली मुझे, स्टैगर्ड, फाइन। अब स्टैगर्ड से आगे क्या आएगा, देखो 120, देखो दिस इज योर 0 डिग्री, एक्लिप्स मिली मुझे, फिर मुझे मिली 60 डिग्री पे स्टैगर्ड, ठीक, 60 डिग्री पे। अब देखो 60 के बाद क्या है, दोबारा से ये कितना है पूरा एंगल 120, देखो अगर मैंने इसको फिक्स कर तो पूरा क्या दिख रहा है आपको, 120 दिख रहा है, तो ये पूरा कितना हो गया 120। तो 120 पे दोबारा मुझे कौन सी मिलेगी, एक्लिप्स्ड, फिर 120 के बाद कौन सी है 120, ठीक है। और 120 के बाद प्लस 60 कर दो 180 में फिर मुझे क्या मिलेगी, स्टैगर्ड, ठीक है।
तो यहाँ पर देखा, लिखते जाओ, अल्टरनेट आएगा आपका। यहाँ पर क्या आएगी, दिस इज योर एक्लिप्स्ड, ठीक। फिर यहाँ पर 180 डिग्री पे कौन सी आएगी, यहाँ पर स्टैगर्ड, ठीक। 180 के बाद क्या आता है, फिर 60 ऐड कर दो, 6 से 60 ऐड करते जाओ, दिस इज योर 240। 240 पे कौन सी होगी, इक्लिप्स्ड, यानी कि ये जो है मैंने इथेन का ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है, दिस इज फॉर इथेन। ये इथेन ही था ना जो मैंने आपको दिखाया था, ठीक है। अब यहाँ पर जो डिफरेंस होगा ना, जो जीरो एनर्जी है, और यहाँ पर इसमें मतलब स्टैगर्ड में और इक्लिप्स्ड में दोनों में कितने एनर्जी का डिफरेंस होता है, 12.55 किलो जूल पर मोल, क्योंकि मैंने 1 मोल की लिया है, दिस इज योर 1 मोल। मैंने 2 के लिए देखो 1 मोल के लिए एनर्जी का डिफरेंस आता है जो 12.55, मतलब मुझे इतनी एनर्जी को क्रॉस कर, मतलब दिस इज योर एनर्जी बैरियर, इतना एनर्जी क्रॉस करना पड़ेगा तब जाके मुझे स्टैगर्ड मिलेगी, ठीक है। एक्लिप्स्ड को क्या करोगे, इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर दो, वो किसमें चेंज होगी, स्टैगर्ड में, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो कुछ एग्जांपल, जैसे इथेन हो गए, जितने भी एग्जांपल्स लिख लो। एग्जांपल जैसे साइक्लोहेक्सेन, डेकालिन्स, ये जो सिस्टम होता है ना, साइक्लोहेक्सेन को ही हम डेकालिन में आगे कन्वर्ट करते हैं, तो ये वाले जो सिस्टम होते हैं ये शो करते हैं यहाँ पे कन्फर्मर्स को, ठीक है। आप सिंपल इथेन का एग्जांपल देना, क्योंकि आपका एग्जांपल वही है इसमें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास, अगर आप इसमें एग्जांपल देना चाहो ज्योमेट्रिकल में, ये वाला इसका था, कंफ्यूज मत होना, ठीक है ना, ये वाला इसका था, ये इसका था, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर आप क्या करोगे, जो आइसोलेबल होते हैं, ठीक है, उसमें आपके पास आते हैं ऑप्टिकल हो गए, ज्योमेट्रिकल सिस्टम्स, मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ, एनोमर्स हो गए, एपीमर्स हो गए। एनोमर्स एपीमर्स जो होते हैं आपके, वो ऑप्टिकल के एग्जांपल्स हो गए, लिख लेना, वो हम पढ़ेंगे आगे क्या होता है, ठीक है। एनोमर्स, एपीमर्स, ये जो आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स, अमीन्स आप पढ़ते हो ना, कार्बोहाइड्रेट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है 12th क्लास का, उसमें आपका एनोमर्स एपीमर्स थोड़ा वहां से क्लियर हो जाएगा आपको, ठीक है। जब सब कुछ पढ़ोगे ना स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, बहुत सारे चैप्टर्स की क्लियरिटी आपके माइंड में बनेगी। एपीमर्स क्या होता है, एनोमर्स में इतने अच्छे से क्लियर करूंगी आपको, आपके माइंड में बहुत अच्छे से क्लियरिटी बनेगी। मीजो कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो सारा इनके अंदर आता है, ठीक है, कॉन्फिगरेशनल में। अब देखो हम एग्जाम्पल कर लेते हैं एक, ये है फर्स्ट, दिस इज योर सेकेंड, दिस इज योर थर्ड। अब मुझे ये बताओ, इनमें से कौन सा कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म, कौन सा आपका स्टीरियो आइसोमरिज्म के अंदर कन्फर्मर शो कर रहा है, कन्फर्मेशनल आइसोमर, और कौन सा कॉन्फिगुरेशनल। देखो कॉन्फिगुरेशनल, दिस इज कन्फर्मेशनल, ठीक है, इसमें रोटेशन पॉसिबल, इसमें रोटेशन पॉसिबल नहीं होती। अब ये 3 आपके सामने है, खुद से ट्राई करो कि देखो, मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो इनके स्ट्रक्चर्स के ऊपर, PHCH3, ठीक है, PHCH3, यहाँ पर ये 2 फिक्स है ना, देखो PHCH3 PHCH3 2 फिक्स है। मैंने मान लिया ये PH है, ये CH3, दोनों फिक्स हैं, ठीक है। अब इन दोनों को इन्होंने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया, OH H, ये देखो यहाँ पर पहले ये ब्रोकन लाइन में कौन था, H, अब ब्रोकन लाइन में OH आ गया, यानी कि इन 2 को फिक्स करके मैंने इनको चेंज कर दिया, ठीक है। इनको चेंज करना मतलब 2 को फिक्स करके 2 को अगर आप चेंज कर रहे हो, 2 को अगर जहां 2 फिक्स मिल जाएं और 2 को अगर आप चेंज कर रहे हो, इसका मतलब वहां पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मैंने आपको समझाया था उनको ब्रेक करके ही आप कैसे कर सकते हो, बना सकते हो। तो यहाँ पर इन दोनों को तो क्या किया, फिक्स किया। पीछे डेफिनेशन देखो, अगर 2 फिक्स हो जाएं तो 2 को इंटर कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है, बॉन्ड ब्रेक करना ही पड़ता है। तो इसके अंदर ही कौन से आएंगे, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। तो फर्स्ट और सेकंड वाले कौन से हैं आपके, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, फाइन। नेक्स्ट देखो, अब मैं आपसे पूछूं सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन है और फर्स्ट और थर्ड में क्या रिलेशन है, देखो ध्यान से। अब सेकंड और थर्ड को देखो, मैं आपसे पूछ रही हूँ सेकंड और थर्ड में क्या रिलेशन होगा। सेकंड और थर्ड को देखो, यहाँ क्या किया मैंने, यहाँ पर देखो ध्यान से, PHOH, ठीक, PHOH दोनों की डायरेक्शन देखो, ये बाहर है, ये प्लेन में है, ये प्लेन में बाहर। अब देखो ये 2 फिक्स है, चाहे आप इन 2 को फिक्स कर लो, इन 2 को फिक्स कर लो, इन 2 को फिक्स कर लो, कोई भी 2 फिक्स हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पर
PH OH दो फिक्स हैं, PH OH दो फिक्स है। अगर मैं सेकंड और थर्ड की बात करूं, PH OH दोनों की डायरेक्शन क्या दिख रही है तुम्हें, एक प्लेन में है, एक ब्रोकन है, एक ब्रोकन एक प्लेन, यानी दो तो फिक्स हैं। जहां दो फिक्स हो जाते हैं वहां क्या होता है, कॉन्फिगरेशन। आप सबको यही देखना है, दो फिक्स अगर जहां हो गए वहां कॉन्फिगरेशनल, यानी कि सेकंड थर्ड क्या है, कॉन्फिगरेशनल। अब देखो फर्स्ट थर्ड में, देखो फर्स्ट और थर्ड, देखो यहाँ पे ध्यान से, पीएच और ब्रोकन में अच्छा है, पीएच ब्रोकन में OH है, दो फिक्स नहीं है। अब ध्यान से देखो, और डार्क लाइन में CH3 है, OH है, ये तो कहीं से फिक्स नहीं दिख रहा। CH3 मतलब इनका आपस में कुछ बन ही नहीं रहा, मतलब सिर्फ पीएच है जो मैच कर रहा है पीएच से, बाकी सारे क्या है अपनी जगह से अलग हो गए, यानी कि सिर्फ एक फिक्स है, बाकी सारे अपनी जगह से अलग घूम रहे हैं। इसका मतलब कॉन्फर्मेशनल, ठीक है, कॉन्फर्मेशनल। आपको अगर पूछा जाए ना कि स्ट्रक्चर्स क्या क्या है, वो ध्यान से देखो। यहाँ देखो फर्स्ट सेकंड में आपने क्या देखा, ध्यान से देखना, PHCH3 फिक्स दिख रहे हैं मुझे, बाकी दो रोटेट हो रहे हैं। इसका मतलब दो जहां फिक्स हो जाते हैं, दो की पोजीशन सेम आ जाती है और दो को रोटेट करते हैं, वहां कॉन्फिगरेशनल आता है, बता चुकी हूँ। सेकंड थर्ड में देखो, सेकंड थर्ड में मैंने क्या देखा, OH और H, OH H पोजीशन अलग अलग है, पीएच और OH। यहाँ देखो कोई भी दो फिक्स दिख रहे हैं आपको, पीएच OH दो फिक्स दिख रहे हैं अपनी पोजीशन पे, दो प्लेन में हो सकते हैं ये आपको दिख रहा है बाहर, लेकिन इनको प्लेन में लेके भी तो आ सकती हो ना, किसी भी डायरेक्शन में प्लेन में ले आओ इनको। अगर देखो ये आगे पीछे है ना, तो इनको प्लेन में ला सकते हैं हम, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, क्लियरिटी बनी होगी कि कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स और कन्फर्मर्स में क्या डिफरेंस होता है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है इस टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।